नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन की कीमत तेजी से ठीक हो रही है। ऐसे में बुधवार की सुबह के कारोबार में इसे $16,000 के निशान से ऊपर जाते हुए देखा गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी ब्रोकरेज अपनी ऋण सहायक कंपनी की बैलेंस शीट में FTX के पतन के बाद छोड़े गए खालीपन को भरने के लिए $1 बिलियन तक जुटाने की कोशिश कर रहा है। FTX कैश रिजर्व्स और FTX एसेट्स में बाजार की रुचि की सकारात्मक खबरों पर क्रिप्टो निवेशकों की भावना में सुधार देखने मिला है, जिससे बढ़ते FTX संक्रमण की आशंका से जुड़ी चिंता कम हो गई है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 3.5% की बढ़त के साथ $16,300 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को 3% की बढ़त के साथ $1,140 पर देखा गया। FTX के संस्थापक और पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे गए एक नए पत्र में उनसे माफी मांगी है। पत्र में उन्होंने लिखा, जो हुआ उसके लिए गहरा खेद है। हालांकि उन्होंने कस्टमर और कॉर्पोरेट फंड्स को अलामीडा रिसर्च में लगाने के आरोपों को संबोधित नहीं किया। उन्होंने पत्र में लिखा, मेरा मतलब ये नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो। अगर मुझे वापस जाकर सब ठीक करने का मौका मिले तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। आप मेरा परिवार थे। उन्होंने आगे लिखा, मैंने वह खो दिया और हमारा पुराना घर मॉनिटरों का एक खाली गोदाम है। जब मैं मुड़ता हूँ तो बात करने के लिए कोई नहीं दिखता। SBF ने यह भी लिखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव के कारण बैंक्रप्सी फाइल की। उन्होंने लिखा, शायद अभी भी कंपनी को बचाने का मौका है। 21 नवंबर को बहामास सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज कमीशन के फेवर में एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें ट्रबल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज को 11 नवंबर को बैंक्रप्सी दाखिल करने के बाद अपने डिजिटल एसेट्स रखने के लिए रेगुलेटर रीइंबर्समेंट फीस का भुगतान करने का आदेश दिया। 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को FTX के डिजिटल एसेट्स की निगरानी करने का आदेश दिया। अपने पब्लिक नोटिस में कमीशन ने जजमेंट को स्वीकार किया और कहा कि सभी रीइंबर्समेंट सुप्रीम कोर्ट से एक्नॉलेज के बाद ही की जाएगी। FTX के लिए बहेमियन सिक्योरिटीज कमीशन की डिजिटल एसेट कस्टडी सर्विसेज ने स्पेकुलेशन को हवा दी कि कमीशन कई FTX वॉलेट्स की हैकिंग के पीछे था। कैंपेन मेगा डोनर सैम बैंकमैन-फ्रीड और उनके FTX कंपेट्रियट्स US पॉलिसी सर्कल से गायब हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति ने क्रिप्टो उद्योग की राजनीतिक भागीदारी में खालीपन छोड़ दिया है। इसका एक हिस्सा प्रतिद्वंद्वी बाइनेंस की अमेरिकी शाखा द्वारा पूरा किया जा सकता है। Binance.US ने इस क्षण को अपनी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी Binance.US इनोवेशन PAC के साथ क्षेत्र में कदम रखने के लिए चुना है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपने इरादों के बारे में नहीं खुलासा किया। समिति का गठन सोमवार को संघीय चुनाव आयोग को दाखिल करने के साथ किया गया था। अमेरिकी राजनीति में इसके प्रवेश के लिए आधिकारिक कोषाध्यक्ष कृष्णा जोवादी हैं, जो बाइनेंस के US ऑपरेशन में कानूनी प्रमुख और उबर के पूर्व शीर्ष नियामक वकील है। ऐसे में उन्होंने नए राजनीतिक उद्यम पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और न ही कंपनी के प्रवक्ताओं ने। वहीं बाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी सिडनी मजालिया के नाम भी एक फाइलिंग में नामित एजेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कंप्यूटिंग शक्ति द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले माइनर को साइंटिफिक ने अक्टूबर के अंत में $32.2 मिलियन नकद और 62 BTC, जो कि $975,000 है, की सूचना देने के साथ चेतावनी दी कि वर्ष के अंत से पहले ये पैसे की कमी का सामना कर सकता है। कंपनी ने लगभग 1 महीने पहले दिवालिया होने की संभावना की चेतावनी दी थी। इस वजह से नैस्डैक पर इसके शेयर्स लगभग 80% नीचे देखे गए। सितंबर के अंत में माइनर के पास 1051 BTC और $29.5 मिलियन नकद थे। कोर साइंटिफिक उन कई माइनर्स में से एक है जो ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और बिटकॉइन की कीमत कम रहने के कारण बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 22 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम में लॉ मेकर्स ने अथॉरिटीज को ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए ज्यादा अथॉरिटी देने के लिए वोट किया जो क्राइम से जुड़ी क्रिप्टो एसेट्स की आइडेंटिफिकेशन में सहायता कर सकती है।
इकोनॉमिक क्राइम और कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बिल, जिस पर करंटली पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, जिसमें पहले से ही प्रोविजन शामिल हैं जो अथॉरिटीज को क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी को जब्त करने और हिरासत में लेने का अधिकार देते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के लॉ मेकर्स द्वारा एक्सेप्ट किए गए नए अमेंडमेंट्स लोकल लॉ एनफोर्समेंट को क्रिप्टो एसेट रिलेटेड आइटम्स को जब्त करने के लिए सशक्त बनाना चाहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के आइटम्स हैं जो टारगेटेड क्रिप्टो एसेट्स की जब्ती में सहायता कर सकती हैं या जानकारी तक पहुंच प्रदान करती हैं। नास्डैक लिस्टेड क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म EQOS ने 21 नवंबर को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग में कहा कि इसकी हांगकांग बेस्ड एंटिटी डिजिनेक्स को क्रेडिटर्स के वॉलंटरी लिक्विडेशन में रखा गया है और इक्विनेक्स कैपिटल को सिंगापुर के वॉलंटरी लिक्विडेशन में प्रवेश करने की उम्मीद है। मार्च में कंपनी ने बिफिनिटी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के स्वामित्व वाली एक पेमेंट्स टेक्नोलॉजी फर्म है, क्योंकि ये कस्टडी, ब्रोकरेज और एसेट मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए तैयार है। इन लिक्विडिटी इश्यूज को हल करने के लिए ग्रुप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ नए शेयर्स को जारी करने के माध्यम से इक्विटी फाइनेंस प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है और बिफिनिटी के साथ बातचीत में दूसरी बातों के अलावा उल्लंघनों की छूट और अमेंडमेंट टर्म्स लोन अग्रीमेंट की बातचीत हो रही थी। कंपनी ने कहा, अनफॉर्चुनेटली ग्रुप के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद ये नेगोशिएशन सफल नहीं रहा। कैथी वुड की इन्वेस्टमेंट फर्म आर्क इन्वेस्ट ने ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट फंड में लगभग $1.4 मिलियन के एडिशनल 1,76,945 शेयर्स खरीदे हैं। इतने ही हफ्तों में ये कंपनी का दूसरा बड़ा GBTC एक्विजिशन है। पिछले हफ्ते फ्लोरिडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड ने टोटल $2.8 मिलियन में लगभग 3,15,000 GBTC शेयर्स खरीदे थे। आर्क के पास अब लगभग 6.357 मिलियन GBTC शेयर्स हैं, जो कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 0.4% है। सैंडबॉक्स एक इथेरियम बेस्ड मेटावर्स गेम जो 17 नवंबर को टोनी हॉक, स्नूप डॉग और प्लेबॉय जैसे अन्य प्रसिद्ध ब्रांडों के सहयोग से अपनी 3 भाग वाली लैंड सेल को लॉन्च करेगा। आगामी नीलामी में 1967 लैंड्स, 50 एस्टेट्स, 695 नियमित लैंड्स, 134 प्रीमियम लैंड्स और 19 एक खास तरह की भूमि शामिल होंगी, जिसमें मानक और प्रीमियम भूमि की सेल एक ब्लाइंड बैलेट सिस्टम के माध्यम से आवंटित की जाएगी। खेल में एस्टेट भूमि का एक संग्रह है, जिसे एक बड़ा पार्सल बनाने के लिए एक साथ जोड़ा गया है। सेल 24 नवंबर को कैलिफोर्निया ड्रीम एंड वेव के साथ शुरू होगी, जिसमें कैलिफोर्निया थीम वाले ब्रांड जैसे प्लेबॉय और मैराथन का नाम शामिल है, जो 2023 की शुरुआत तक पूरा होने तक 2 और थीमेटिक लॉन्च के माध्यम से जारी रहेगा। मैजिक ईडन ने पॉलीगॉन नेटवर्क पर नॉन फंजिबल टोकन ट्रेडिंग के लिए अपना समर्थन दिया है, जो नेटवर्क पर गेमिंग परियोजनाओं के साथ सहयोग करने की इसकी क्षमता में सुधार करेगा। NFT ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक वेन्यू के रूप में सेवा करने के बजाय पॉलीगॉन उभरते ब्लॉकचेन गेमिंग नीश पर विस्तार और पूंजीकरण करने की उम्मीद करता है। सोलाना और इथेरियम के बाद पॉलीगॉन मैजिक ईडन का तीसरा ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन है। पॉलीगॉन एक प्रूफ ऑफ स्टेक साइड चेन है जो इथेरियम के साथ चलता है। इथेरियम बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए सस्ते ट्रांजैक्शंस को सक्षम करता है। मैजिक ईडन टीम ने नोट किया है कि पॉलीगॉन का फायदा उठाकर वह उन गेम डेवलपर्स का समर्थन करने में सक्षम है जो NFT को एकीकृत करना चाहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।